नमस्कार। सोचिए एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक सुपर पावर जब बिखर जाता है तो क्या होता है। उसकी राख से कौन सी नई ताकतें जन्म लेती हैं। आज हम गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद के भारत का एक सफर करेंगे और दो बहुत ही अहम राजवंशों की तुलना करेंगे, वल्लभी के मैत्रक और थानेश्वर के पुष्यभूति। इस पूरी चर्चा में हम 5 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, गुप्त साम्राज्य के जाने के बाद आखिर हुआ क्या। दूसरा, ये दोनों राजवंश सत्ता में आए कैसे। तीसरा, उनका शासन करने का तरीका क्या था। चौथा, उनके धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान क्या थी। और आखिर में वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं। माहौल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, गुप्त साम्राज्य जो कभी पूरे उत्तर भारत को एक धागे में पिरोए हुए था, वो अब टूट चुका था। और इसके टूटने से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम, एक शक्ति का खालीपन पैदा हो गया था। और इस खालीपन को भरने के लिए कौन सामने आया? कोई बाहर से नहीं आया, बल्कि जो पहले गुप्तों के ही सामंत थे, उनके अधीन काम करते थे, वही अब अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे। दिलचस्प बात तो यही है कि ये नए शासक उसी सिस्टम का हिस्सा थे जिसमें वो पले बढ़े थे। और मैत्रक और पुष्यभूति इसी उथल पुथल वाले दौर के दो सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये मैत्रक और पुष्यभूति थे कौन? ये इस अस्थिर माहौल में बड़े खिलाड़ियों के तौर पर तो उभरे, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के जो उनके रास्ते थे, वो एक दूसरे से बहुत अलग थे। आइए इसी को समझते हैं। एक तरफ थे मैत्रक। इनकी शुरुआत की सेनापति भट्टार्क ने, जो गुप्त साम्राज्य में एक बहुत बड़े मिलिट्री गवर्नर थे, मतलब सिस्टम के अंदर के ही आदमी थे। उन्होंने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र में अपना दबदबा बनाया और धीरे धीरे एक आज़ाद राज्य खड़ा कर लिया। और दूसरी तरफ थे पुष्यभूति। ये एक छोटे से इलाके के शासक थे, कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी सैन्य ताकत और ये बहुत जरूरी है, एक स्मार्ट शादी के जरिए कन्नौज के मौखरियों से गठबंधन करके अपनी पावर को कई गुना बढ़ा लिया। मैत्रकों का तरीका बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। आप उनकी बदलती उपाधियां ही देख लीजिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बता देती हैं। शुरुआत सेनापति से हुई, यानी हम अभी भी गवर्नर हैं। फिर महाराजा, ठीक है हम अब राजा हैं, लेकिन शायद किसी के अधीन। और आखिर में महाधिराज, यानी राजाओं के राजा। यह दिखाता है कि उन्होंने धीरे धीरे कदम दर कदम अपनी आज़ादी का ऐलान किया। अब पुष्यभूतियों की कहानी थोड़ी ज्यादा ड्रामेटिक है। वो भी महाराजा जैसे टाइटल से ही शुरू हुए थे, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए प्रभाकर वर्धन। उन्होंने न सिर्फ महाराजा धीराज का शाही टाइटल लिया, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक शादी करवाई अपनी बेटी राजश्री की कन्नौज के मौखरी राजा से। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। राजश्री के पति की हत्या हो जाती है, उन्हें बंदी बना लिया जाता है, और तब उनका भाई हर्षवर्धन एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। वो न सिर्फ अपनी बहन को बचाता है, बल्कि दोनों राज्यों को मिलाकर एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है, जिससे उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र हमेशा के लिए बदल गया। अब प्रशासन की बात करते हैं। इस दौर में एक बहुत ही कमाल का इनोवेशन हुआ, जिसने राज करने का तरीका ही बदल दिया। ये लोग अब सिर्फ एक जगह बैठकर एक स्थायी राजधानी से शासन नहीं कर रहे थे। इस नए कॉन्सेप्ट को कहते थे जय स्कंधावार, मतलब जीत का कैंप। पर यह सिर्फ एक मिलिट्री कैंप नहीं था। सोचिए, ये एक चलती फिरती मोबाइल कैपिटल थी। राजा जहां, उसकी सेना जहां, वहीं से पूरा राजकाज चल रहा है। सारे फैसले वहीं से लिए जा रहे हैं। तो देखिए फर्क क्या था। जो पारंपरिक राजधानी होती थी, वो परमानेंट थी, एक सिंबल थी, वहां कल्चर था, इकोनॉमी थी, प्रोडक्शन होता था। लेकिन जय स्कंधावार, वो टेम्परेरी था, स्ट्रेटेजिक था। वो एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव हब था। वहां प्रोडक्शन नहीं, बल्कि कंजम्पशन होता था, सेना और दरबार का खर्चा। ये उस दौर की पॉलिटिक्स को दिखाता है। सब कुछ कितना अनिश्चित और मिलिट्री पर आधारित था। और हमें ये कैसे पता? क्योंकि इसके पक्के सबूत हैं। हर्षवर्धन ने जो जमीन दान में देने के फरमान जारी किए थे, जो उस जमाने के सबसे जरूरी सरकारी कागजात होते थे, वो किसी पक्की राजधानी से जारी नहीं हुए। वो इन्हीं जयस्कंधावारों से, इन मिलिट्री कैंपों से जारी किए गए थे। इससे साफ पता चलता है कि असली पावर सेंटर अब राजधानी की इमारतें नहीं, बल्कि राजा का चलता फिरता कैंप था। चलिए अब जरा लड़ाई और प्रशासन से हटकर कल्चर और धर्म की बात करते हैं। इन राजवंशों की धार्मिक मान्यताएं क्या थीं और उन्होंने अपने दौर के समाज पर कैसा असर डाला? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है।
देखिए, दोनों ही वंश धार्मिक तौर पर काफी सहिष्णु थे, मतलब टॉलरेंट थे, लेकिन उनका फोकस अलग था। मैत्रक जो थे वो मुख्य रूप से शैव थे, शिव के उपासक, पर उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी खूब बढ़ावा दिया। खास तौर पर वल्लभी यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो उस दौर में नालंदा यूनिवर्सिटी को टक्कर देती थी। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन थे। उनका अप्रोच थोड़ा मिला जुला था। वो बौद्ध धर्म, शैव धर्म, सूर्य पूजा सबको संरक्षण देते थे। वो बड़ी बड़ी धार्मिक सभाएं करवाते थे और बाण भट्ट जैसे बड़े कवियों को अपने दरबार में रखते थे। तो आखिर में इन दोनों ताकतों का अंजाम क्या हुआ? उनकी विरासत क्या रही और उन्होंने आने वाले वक्त के लिए क्या नक्शा तैयार किया? उनकी विरासत भी उनके उदय की तरह ही बिल्कुल अलग थी। मैत्रकों ने क्या छोड़ा? एक बेहद मजबूत, टिकाऊ राज्य जो लगभग 300 साल तक चला। उन्होंने पश्चिमी भारत को स्थिरता दी और वल्लभी को ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया। और पुष्यभूति, हर्षवर्धन का साम्राज्य बहुत शानदार था, पर ज्यादा दिन नहीं चला। लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन थी कन्नौज को उत्तर भारत की राजनीति का नया सेंटर बनाना। ये शहर अगले कई सौ सालों तक सत्ता का प्रतीक बना रहा। और इनका अंत भी अलग अलग तरीकों से हुआ। मैत्रिक राज्य पर बाहर से लगातार हमले हो रहे थे, खासकर अरबों के, और धीरे धीरे वो कमजोर होकर खत्म हो गए। वहीं हर्ष का साम्राज्य इतना ज्यादा उनकी अपनी पर्सनालिटी पर टिका था कि जैसे ही उनकी मौत हुई, और क्योंकि कोई मजबूत उत्तराधिकारी नहीं था, पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये उस दौर की एक सच्चाई को भी दिखाता है कि साम्राज्य बनाना एक बात थी और उसे टिकाए रखना बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो उस पूरे दौर की कहानी को समेटता है। असली शक्ति किस में है? एक मजबूत किले में जो एक जगह खड़ा है, या फिर एक ऐसे कैंप में जो जरूरत के हिसाब से कहीं भी जा सकता है? मैत्रकों और पुष्यभूतियों की कहानी इन दोनों मॉडलों के अपने अपने फायदे और नुकसान दिखाती है, और ये सवाल एक तरह से आज भी उतना ही जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।